Today we will start our next chapter, chapter number 2, which is the S block element. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी जो है वो डिस्कशन की है। हमने जब ब्लॉक्स पढ़े थे यहाँ पर उनकी आगे प्रॉपर्टीज़ को उन्हें ही जो है वो फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें आपने क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, क्या क्या हम सीखेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस में वो लिखना सीख लेंगे। ग्रुप 1A और 2A की अकरेंस कहाँ कहाँ पर है, यानी नेचुरली कहाँ पर इनके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके क्या बिहेवियर हैं, स्पेशली जो इनके टॉप मोस्ट मेंबर है दैट इज लिथियम एंड ब्रिलियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क है 1A और 2A की, इनका आपस में कंपैरिजन है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है। उसके बाद कुछ मेटल्स हैं लाइक सोडियम, उनकी प्रेपरेशन आ जाती है। रोल ऑफ जिप्सम एंड लाइम इन एग्रीकल्चर, ये इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, यानी एट द एंड ऑफ चैप्टर यू विल बी एबल टू understand all these things. First of all, we will start with the introduction. S block element हमने देख लिया periodic table में 1A और 2A ग्रुप के जो हैं वो members हैं, और why they are called as S block because उनमें outermost shell जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स outermost इलेक्ट्रॉन जो है वो S orbitals में पाए जाते हैं। अब इसमें उसने एक खास टर्म यूज की है, are being filled इन देयर आउटर एस ऑर्बिटल जो है या फिल हो रहा होगा या फिल हो गया होगा, यानी दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1A में हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, जबकि 2A में जो है एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, यानी 1S या जो भी है आपके पास 2S2 कॉन्फ़िगरेशन आती है। NS हम के जनरली कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 1A के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी, और 2A के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगी, यानी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे S ऑर्बिटल में। अब वो कहता है कि एलिमेंट जितने भी आपके पास 1A के हैं सिवाय हाइड्रोजन के, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। यू ऑल नो दिस। हाइड्रोजन क्यों उसके ऊपर रखा गया, ये हमने पेक्युलर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन में डिस्कस कर लिया हुआ है। while those of 2A are named as the alkaline earth metals. 2A के जो मेंबर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सबसे पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। अल्कली का जो नेम है वो कहाँ से आया, अरेबिक वर्ड से आया, जिसका क्या मतलब है, एशेस, राख। अरब्स ने इसको फाइंड आउट किया कि ये ज़्यादातर जो है प्लांट्स को जब बर्न करते हैं तो उनकी राख में जो है वो ये एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि जी ये ज़्यादातर एशेस में होते हैं, तो इसलिए इनका नाम अल्कली जो है वो रख दिया गया। ठीक है। चीफली सोडियम एंड पोटाशियम, राख में क्यों होते हैं, प्लांट में ये सोडियम और पोटाशियम जो है ये सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, तो उनकी ऐश में भी डेफिनेटली मौजूद होंगे। ऐश में क्या होता है, जितना कार्बोनेशियस मटेरियल है वो जल जाता है, बाकी जो मेटल्स है या जो अनबर्नेबल मटेरियल है वो रह जाता है, वहां से उन्हें इनके कंपाउंड्स मिले। अल्कली मेटल्स इंक्लूड द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। अब इसकी प्रॉपर्टीज आज आ गई। They produce strong alkaline solution with water. You already know this. The alkaline earth metals कौन कौन सी हैं, beryllium, magnesium, calcium, strontium, बेरियम, रेडियम, ये सारी आपके पास जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। क्यों हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, पहली बात तो ये कि पानी में जब आप इनको हल करते हो तो ये अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए अल्कलाइन का वर्ड आया। अर्थ क्यों आया, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी अल्कली अल्कलाइन नेचर की मेटल्स जो कि अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मौजूद है उसको हम कह रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ए ग्रुप पे मुश्तमिल है। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्लूड मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इनमें क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, एंड अ स्टडी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, और बहुत आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। हम इसको अभी देख लेते हैं। अल्कली मेटल सबसे पहले 1s जो है उनका वैलेंस शेल है। ऑल द अल्कली मेटल्स जो है दे लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज होगा तो m पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी लो, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ये हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है कि क्यों कम है।
तो उसके फैक्टर्स भी हमने देख लिए थे। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन उनके पास मौजूद है और वो लूज करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो ध्यान से देखें। इसमें से आपको ज़रूर 1-2 सवाल जो है वो आ जाएंगे, 2 से 4 नंबर का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का सवाल ज़रूर आता है पेपर में। सबसे पहले 1A का पहला मेंबर है लिथियम, देन सोडियम, ये हम टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप उसकी बात कर रहे हैं, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी 1s2 2s1, ठीक। सोडियम, सोडियम के में एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है जमा 1। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन तक जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, लाइक सोडियम की लिख रहे हैं, आप शुरू से लिखना शुरू करेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 2p6 तक आके जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आप जो है वो P6 तक जो है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय आप इस तरह बड़ी ब्रैकेट डाल के उसमें नियॉन लिख के आगे सिर्फ जो है वो इसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, दैट इज 3s1, ठीक है। तो अब अगर पेपर में आपको आ जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो है बेहतर है कि आप पूरी ही लिखें। आप ये नोबल गैसेस वाली भी लिख दें, लेकिन आप दूसरी भी लिखें, क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर कहता है इसने पूरी नहीं लिखी, तो आप रिस्क मत लें, चांस ना लें कि आपके नंबर कटें। आपने दोनों तरह की लिखनी है, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप उससे पहले तक की जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए उस नोबल गैस को जो है वो रख दें, और उसके बाद आउटर मोस्ट शेल, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको आप शो कर दें। उसके बाद पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी, 18 तक जो है वो तो आर्गॉन आता है, ठीक है। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उसके बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है। यहाँ तक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद 4s1, उसके बाद जो है वो रुबीडियम 36 तक जो है वो क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, और 5s1, ये आपके पास 37 इलेक्ट्रॉन जो है वो s में आ जाता है। उसके बाद सीजियम, सीजियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 55 है, और इसकी आपके पास जीनॉन जो है उसका 54 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और वहां तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद 6s1 आ जाता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका ट्रेंड याद रखना है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखा है, ठीक है। 520 किलो जूल पर मोल, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, आपने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यहाँ पे आपको कम होती हुई नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने कहा था कि उसका हमने ऐसा इसमें ट्रेंड नहीं देखा था, और यहाँ पर भी आप देखें तो ये इसका जो ट्रेंड है वो किस तरह है कि जो पहला है उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, फिर कम है, फिर और कम हुई है, एंड सो ऑन, एक डिक्रीज आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी हुई है, ये आप देख लीजिए, टॉप टू बॉटम कम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट हमेशा बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम होती है, वही रेगुलर ट्रेंड इसमें फॉलो हो रहा है। एटॉमिक रेडियस भी आ जाए, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो है वो आयनिक रेडियस ऑफ जो भी आपका है मेटल है, प्लस आपके पास जो पिकोमीटर में इसके साइज दिया हुआ है वो भी आपके पास आ गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम हमेशा जो है वो कम ही होता है, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस जैसे आपने हेलोजेंस में देखे थे कि उसमें वॉन्डरवाल फोर्सेस की वजह से जो है वो फेज भी चेंज हो जाती थी और इंक्रीज हो जाता था। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम कम होगा, वही ट्रेंड। डेंसिटी, साइज बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है कि डेंसिटी जो है उस पर असरअंदाज होगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये साइज से रिलेट है, जितना साइज छोटा होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, जितना साइज बड़ा होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2A, ठीक है। इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है NS ऑर्बिटल, NS2 होगी ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे S में,
तो जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो दे विल फॉर्म द डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, M2 पॉजिटिव बनाएंगे, और अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, M+ uni positive. Because their ionization energies are low, they form ionic compounds and show +2 oxidation state. आगे अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए। सबसे पहला मेंबर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड देन लास्ट वन इज द बेरियम। 4 इलेक्ट्रॉन है, 12। अब यहाँ 8 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 8 का, फिर आपके पास जो है वो 18 का, और एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी उसी तरह से आ गई। 1s2 2s2 है, तो अब 1s2 और इसकी क्या आ जाती है, इसके 12 है ना, तो नियॉन का 10 होता है, नियॉन तक वही आएगी, और उसके बाद 3s2, यहाँ पे वही आर्गॉन, और 4s2। अगर आप इसको सीक्वेंस में याद करते हैं तो ये याद करना बहुत आसान है। ठीक है, क्रिप्टॉन है 36 होता है इसका, जीनॉन है 54 होता है, आगे एंड सो ऑन। ठीक है, आगे इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम हमने कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यहाँ आपको कम होती नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी आपके पास रिड्यूस हो रही है, जो वही ट्रेंड है जो कि अल्कली मेटल्स में था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली टॉप टू बॉटम कम होगी, हमने इसका क्लियर का ट्रेंड पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपके पास रेडियस है वो इंक्रीज ही होना है टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वही रेगुलर ट्रेंड जो हमने अभी ऊपर देखे। बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी जो है वो आपके पास वो भी इंक्रीज हो रही है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो आपके पास कम हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। In going down a group, the number of shells increase by 1 at each group. You all know के number of shell एक एक बढ़ते जाते हैं, and equal to the number of the periods on which the elements belong. ठीक है, और वो किसके इक्वल होते हैं, number of periods. Occurrence of alkali metals कहाँ कहाँ पाई जाती है, पूछा जा सकता है। Due to high reactivity, alkali metals occur in nature in combined form. अब आप कहेंगे कि सोडियम मेटल आपको जमीन से मिलेगी, तो सोडियम मेटल नहीं मिलेगी, सोडियम के कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट करके कंपाउंड बना देंगे। नन ऑफ द अल्कली मेटल इज फाउंड फ्री इन नेचर। सोडियम पोटाशियम अबंडेंटली मौजूद है, और ये 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो इन पर मुश्तमिल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज composed of insoluble aluminosilicates of alkali metals. ज़्यादातर इनके जो कंपाउंड्स है वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स के साथ है, एल्यूमिनियम और सिलिका जो है उनके कंपोजिट्स के साथ है। लिथियम डिपॉजिट्स जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो क्या है, कहाँ से ये हमें लिथियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, स्पोडियमीन। ठीक है, आगे आपको स्पोडियमीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रोडियम एंड सीजियम आर फाउंड इन पोटाशियम सॉल्ट। अब रुबिडियम और सीजियम जो है वो पोटाशियम के सॉल्ट के साथ ही मौजूद होती हैं। फ्रांजियम जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, तो वो एज सच इस फॉर्म में नेचर में मौजूद नहीं होती, ये लैब में हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, और अनस्टेबल है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, बनती है डिके हो जाती है, तो हम क्योंकि ज़्यादा देर ये रहती ही नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में रिसर्च भी कम है, क्योंकि उसको जो है वो उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है। ठीक है, अब ये आपको कुछ मिनरल्स हैं, उनके नाम आपको याद, फार्मूला जो है वो पूछे जा सकते हैं। रॉक साल्ट सबसे पहला आ जाए स्पोडियमीन, जो लिथियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पोडियमीन की फॉर्म में। ये अगेन वही है, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है आपके पास। ठीक है, इस फॉर्म में लिथियम पाया जाता है। उसके बाद आपके पास है रॉक सॉल्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हेलाइट, तो हेलाइट का अगर फॉर्मूला पूछ लें तो आपने NaCl ही लिखना है। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट है। नेट्रॉन सोडियम कार्बोनेट सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ट्रोना सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हैं, ये 1:2 रेशो में पाए जाते हैं विद 2 वाटर मॉलिक्यूल। बोरेक्स ये भी आपको आना चाहिए, Na2B4O7 O3 सॉरी, ये विद डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो आपके पास बोरेक्स
का फॉर्मूला आ गया। ये आपको और के फॉर्मूला जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लें। बाकी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आप जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें हेलाइट का पूछा जाता है, चिली सॉल्ट पेटर का, ये तो सारे ही आपको सोडियम के और लिथियम के तो सारे ही हैं। आगे मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि कौन सा आप अगर याद होता है तो कर लें, नहीं होता तो पढ़ लें बस एक दफ़ा। कार्नेलाइट है, सल्वाइट है, और इसमें सल्वाइट आप कर लें और कार्नेलाइट के नीचे एल्म, हाँ नहीं सॉरी, आप इसमें सल्वाइट कर लें और ये एल्म स्टोन ज़रूर करें। ये आपको एल्म्स का फॉर्मूला जनरली जो है वो दिया जा रहा है, ये आपने करना है, ऊपर वाले सारे ही करने हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहले हम इसके ज़रा देख लें और कौन कौन से हैं। बिराइल, बिराइल का देख लीजिए फार्मूला, क्राइसोबिराइल जो है ये भी देख लें। मैग्नीशियम, मैग्नीसाइट आना चाहिए डेफिनेटली, मार्क कर लें इसको। डोलोमाइट भी मार्क कर लें। कार्नेलाइट भी पूछा जा सकता है। इप्सम सॉल्ट वैसे ही बहुत आसान है, ठीक है। सोप स्टोन और सोप स्टोन का देख लें। एस्बेस्टॉस का आपको आना चाहिए, याद कर लें। इसमें से आपको मैंने मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट बेशक रहने दें, मैग्नीसाइट, डोलोमाइट कर लें, इप्सम सॉल्ट कर लें और एस्बेस्टॉस कर लें। उसके बाद कैल्शियम के में कैल्साइट कर लें डेफिनेटली, जिप्सम कर लें, फ्लोराइड कर लें, ये सारे ही करें, फ्लोराइड, फॉस्फोराइड सॉरी। उसके बाद इसका एक ही दिया हुआ इनके, ठीक है, ये दोनों भी कर लीजिए। तो करने तो सारे ही हैं आपने, पता थोड़ी होता है पेपर में कौन सी चीज़ पूछ ली जाए। लेकिन मैं आपको जो मार्क मैंने एक दो छुड़वा दिए हैं, छुड़वा क्या दिए हैं कि आपको कहा है कि अच्छा याद होते हैं तो कर लें, नहीं तो क्योंकि वो कम आए हुए हैं पेपर्स में, इतने ज़्यादा वेल फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मिस ने कटवा दिया तो पेपर में नहीं आएगा, बनाने वाले पेपर में से कोई उठा के दे दें। तो देख लें, कोशिश करें आपको सारे याद हो जाएं। अक्रंस कहाँ पे है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, पहले भी डिस्कस किया। फ्री फॉर्म में नहीं होते, कहाँ पर मौजूद होते हैं, अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिना सिलिकेट्स मौजूद की फॉर्म में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं ये सोडियम और पोटाशियम के साथ ही मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम हेलाइड जो है वो समुंदर के पानी में है। और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड है, ये भी मिनरल्स है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद है कैल्शियम, ठीक है। दांतों में, सी शेल्स, समुद्री जो घोंगे होते हैं उनके जो शेल्स हैं वो सारे के सारे ही कैल्शियम के बने हुए हैं। एग शेल्स, जितने भी जानवरों के अंडे हैं जिनके शेल वाले अंडे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे कैल्शियम के ही बने हुए हैं। रेडियम जो है वो अगेन रेयर है, ग्रेट इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर, इसको यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो भी हमने कैरेक्टराइजेशन है उसको स्टडी करने के लिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है, दैट इज़ द पैक्युलर बिहेवियर। पैक्युलर का मतलब है थोड़ा ख़ास, स्पेशल बिहेवियर, किसका, लिथियम का। आपने याद रखना है इनऑर्गेनिक में, आपने जब इसको डिस्कस करना है एलिमेंट्स को, ऑर्गेनिक में याद करने का और तरीका होता है, इनऑर्गेनिक में याद करने का चीज़ों को और तरीका होता है। अब आपने जो चीज़ इनऑर्गेनिक में अगर तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ आया हुआ है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसको सामने रखते हुए करते हैं तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल कोशिश करें कि कम से कम आप जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो तो आप याद कर ही लें, ठीक है। जो आपके पास एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो याद कर लें तरतीब से। और दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कम से कम पहली सीरीज़ आपको आनी चाहिए। तीनों सीरीज़ कर लें तो क्या ही बात है, लेकिन पहली सीरीज़ ज़रूर आनी चाहिए, फर्स्ट सीरीज़। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए लेंथेनाइड्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट मेंबर। इसी तरह एक्टिनाइड्स का पहला और आखिरी मेंबर पता होना चाहिए। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज जो है उसमें में भी जो है कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी टॉप मोस्ट मेंबर होगा किसी भी ग्रुप का, वो अपने बाकी फैमिली मेंबर से मुख्तलिफ बिहेवियर शो करेगा। टॉप मोस्ट मेंबर जो है वो क्यों बिहेवियर बाकी मेंबर से मुख्तलिफ शो करता है अपने ग्रुप के, क्योंकि वो पहला मेंबर होता है, उसका साइज सबसे छोटा होता है,
और साइज सबसे छोटा होता है तो उसकी जैसे उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका बिहेवियर बाकी मेंबर से मुख्तलिफ होता है। इसे ही हम कहते हैं ये इसका पेक्युलर बिहेवियर है, ठीक है, स्पेशल बिहेवियर। अब लिथियम जो है वो 1A का टॉप, हाइड्रोजन तो खैर हम अल्कली मेटल्स में नहीं लाते, लेकिन बाकी जहाँ से अल्कली मेटल स्टार्ट होती है लिथियम से, तो आपके पास जो लिथियम है वो टॉप मोस्ट मेंबर आ जाता है अल्कली मेटल्स में। तो ये मुख्तलिफ बिहेवियर शो करेगा अपने रेस्ट ऑफ अल्कली मेटल से, और इसका बिहेवियर ज़्यादा मैच करेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब किस किस तरह से सारा कुछ होता है यही हमने यहाँ पर देखना है। इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लिथियम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, किस तरह डिफरेंट है? दिस बिहेवियर इज इट्स बिहेवियर इज नॉट अनयूजुअल, मुख्तलिफ नहीं होता, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप of the periodic table shows marked deviation from the regular trends of the group as a whole। बाकी के साथ ज़्यादातर जो है वो ये वही बातें मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी है। The deviation shows lithium can be explained on the basis of its small radius। अब ये deviation आप कैसे explain कर सकते हैं कि लिथियम का जो स्मॉल रेडियस है और इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ये बातें भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड ओनली बाय शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान सिर्फ एक ही शेल मौजूद है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी 1s2 और 2s1। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल यानी 2s1 के दरमियान सिर्फ एक 1s2, छोटा सा एक पर्दा है, छोटा सा एक शेल है, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो बड़े आसानी से जो है न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से साइज जो है इसका छोटा है। दिस इज सो कॉल्ड एनालॉगस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर ड्यू टू द फैक्ट दैट लिथियम इज अनएक्सपेक्टेडली फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। अब वो कहता है कि ये एनोमलस प्रॉपर्टीज जो है लिथियम की, ये क्यों है? क्योंकि लिथियम जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम। अब ये भी पूछा जा सकता है क्यों कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम के मुकाबले में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? कितनी आसानी से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो अब सोडियम तो बड़े आसानी से दे सकता है, सोडियम क्लोराइड बना सकता है, बनाता है बल्कि, ठीक है। आपने शुरू से एक वो बड़ा टिपिकल क्लासिकल सा उसका वो मॉडल पढ़ा है। लेकिन लिथियम जो है वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। क्यों नहीं देता? अभी हमने इसका जवाब दे दिया है। क्या दिया है जवाब? यही कि एक इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में उसमें और न्यूक्लियस के दरमियान शील्ड बड़ी छोटी है, ठीक है, पर्दा बड़ा कम है। तो सोडियम में तो आपके पास जो है वो 2s2 भी आएगा और 2p6 भी आएगा, फिर 3s1 आएगा, तो 2 पर्दे आ जाते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। यहाँ एक ही है, तो फिर जहाँ पर्दे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जहाँ कम होंगे वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद लिथियम जो है और इसकी प्रॉपर्टीज, अब साइज छोटा है तो फिर हार्ड भी होगा, मच हार्डर देन लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। अब हार्ड है, आपको पता है सोडियम वगैरह, सोडियम मेटल अभी आपने यूज़ तो नहीं की होगी, लेकिन अब सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में आप यूज़ करोगे, आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ये सोडियम मेटल जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इवन इसको आप चाकू से काट भी सकते हैं, और बल्कि आप इसको कट करके यूज़ करते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो सोडियम जो है वो तो सॉफ्ट है, लेकिन लिथियम कहता है मच हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनायंस विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल। अब जिस इसकी क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वो कहता है, लेकिन इसके जो आयंस हैं वो कम हल होते हैं पानी में, जबकि अदर अल्कली मेटल्स के जो आपके पास जो एनाइंस हैं वो बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। सोडियम जल्दी से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम के जो कंपाउंड है थोड़ा उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो ये थोड़ा मुश्किल से बनेंगे। आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। अब आगे लिथियम फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अलोंग although complex formation is not a property of alkali metal। अब लिथियम जो है वो कहता है आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसकी खसूसियत है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खसूसियत है, अल्कली मेटल्स की खसूसियत नहीं है कि वो उनका काम नहीं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, वो तो सीधा सीधे से सॉल्ट्स बनाते हैं, एक केटाइन और एक एनाइन वाले। कॉम्प्लेक्स केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन का चक्कर नहीं होता। लेकिन जो लिथियम है
वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। यानी ये वाली प्रॉपर्टी उसकी जो है वो कैसे मुख्तलिफ है अपने मेंबर से, वो क्योंकि ये तो उसकी मैच कर रही है कहाँ पर, उसकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच कर रही है, अपने ग्रुप से मैच नहीं कर रही। उसके बाद लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर, पानी से बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। सोडियम मेटल जो है उसको आप जो है वो हवा में रख भी नहीं सकते, ठीक है, उसको आप हमेशा मिट्टी के तेल में करके रखते हैं। क्यों नहीं हवा में रख सकते? हवा में नमी मौजूद है, आग लग जाती है, ठीक है। तो लैब में हमने जो रखी होती है उसको कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में करके रखा होता है, हवा में रखेंगे तो वो आग लग जाती है। इसी तरह सोडियम मेटल को बहुत ध्यान से डील करते हैं, हाथ नहीं लगाते, उसको स्पैचुला से जो है वो पकड़ के यूज़ करते हैं या कट करते हैं। हाथ अगर लगाएंगे तो क्या होगा, आपके हाथों के पोर्स में जो पानी है, हमारी बॉडी के अंदर भी तो वाटर है, वो पोर्स से पानी जज़ब करके आग लग सकती है। यानी वो ऐसा आग नहीं लगेगी लेकिन आपका हाथ जल जाएगा, आबले पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पोर्स में जो वाटर उसके साथ वो रिएक्ट करेगी और एकदम हीटअप हो जाएगा। और पानी से उसको दूर रखते हैं, जरा सा उसको पानी लगता है तो वो आग लग जाती है सोडियम को। अब लिथियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो कितना बड़ा कंट्रास्ट है कि सोडियम तो इतनी रिएक्टिव है, पोटाशियम तो धमाके के साथ रिएक्ट करती है, यानी पानी से उसको इतना दूर रखा जाता है कि अगर वाटर के साथ सोडियम को तो सिर्फ आग ही लगती है, लेकिन पोटाशियम तो ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हम उसको पोटाशियम मेटल नहीं रखते लैब में, इसीलिए नहीं रखते कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके लिए ख़ास प्रिकॉशंस चाहिए। तो अब वो कहता है लिथियम जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, अब उसी के बाकी मेंबर्स तो पानी के साथ इतनी वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं और फास्ट रिएक्शन शो कर रहे हैं, जबकि लिथियम जो है वो स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। उसके बाद लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब इसके बड़े एनाइंस के साथ जो इसके जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है, वो कम स्टेबल है, ठीक है। बड़े एनाइन ये क्या मतलब है, साइज में बड़े एनाइंस के साथ इसके सॉल्ट इतने स्टेबल नहीं है, बाकी अल्कली मेटल्स के स्टेबल है। अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट। अब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट तो बहुत सुना होगा, ठीक है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट भी, लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इसका ट्राइआयोडाइड भी नहीं होगा, सोडियम का होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर, ये ना तो कार्बोनेट्स के इसके आपको बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे, ना ही आपको इसके जो है वो ट्राइआयोडाइड्स मिलेंगे, और ना ही इसका हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ जो है वो रिएक्शन होगा इतनी आसानी से। व्हेन बर्न इन एयर, हवा में जलेगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा जलने से, जबकि बाकी जो आपके पास जो अल्कली मेटल्स है वो क्या बनाएंगी, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड। और आपने फर्स्ट ईयर में परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में पढ़ लिया है डिफरेंस, क्या होता है नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, -2 होती है। पर ऑक्साइड में कितनी होती है, ये आप H2O2 को सामने रखिए और आपके पास कितनी आ जाती है, -1। और सुपर ऑक्साइड के फार्मूले में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2, तो पोटाशियम की +1 है और ऑक्सीजन की जो है वो आपके पास कितनी होगी, +½ होगी, ठीक है। तो आपके पास पर ऑक्साइड्स में और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क होता है। पर ऑक्साइड में आपके पास -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में जो है वो आपके पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, -½ होती है, ठीक है। तो जब ये हवा में जलेगा तो सोडियम भी परऑक्साइड बनाती है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाती है, लेकिन लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बना देता है। तो ये इसका अगेन क्या है, दिस इज द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। उसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो इसका जो है वो लिथियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बाकियों के मुकाबले में, ठीक है। The lithium compounds are more covalent, ज़्यादा covalent है, that is why its halides are more soluble in organic solvents। अब ज़्यादा covalent है, जबकि सोडियम के जो कंपाउंड थे वो ज़्यादा आयनिक होते थे। तो जब covalent है तो फिर पानी जो है वो किस में ज़्यादा आसानी से हल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा आसानी से हल होंगे, ना कि जो है वो जो आपके पास जो है
पोलर सॉल्वेंट्स में इतनी आसानी से हल नहीं होंगे। Then alkyl and aryls of lithium are more stable than those of other alkali metals. और alkyls और aryls हैं वो भी इसके ज़्यादा stable है। Lithium is the least reactive metal of all the alkali metals. अब हम alkali metal को कह रहे हैं कि उनको हवा में भी ना रखो, बहुत ज़्यादा reactive है, ठीक है, आग लग जाती है या धमाके के साथ आग लग जाती है, लेकिन लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये भी एक डिफरेंट बिहेवियर हो गया। when acetylene is passed over the strongly heated lithium, it does not produce lithium acetylide. अब आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कि एसिटाइलिन को जब आप सोडियम पर से गुजारते हैं, सोडियम एसिटाइलाइड बनता था, ठीक है, ये आपने इसके रिएक्शंस पढ़े होंगे एसिटाइलिन के, उसमें आपको इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो एसिटाइलिन को अगर पास करेंगे तो बाकी अल्कली मेटल तो आपको एसिटाइलाइड्स देते हैं, लेकिन आपको जो लिथियम है वो एसिटाइलाइड नहीं देता। अगेन एक पेक्युलर बिहेवियर आ गया। लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पहले भी डिस्कस हो गया। इसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल, इतने स्टेबल नहीं होते, देयरफॉर डीकम्पोज गिविंग लिथियम ऑक्साइड। जब स्टेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको इसके लिथियम के डीकम्पोज हो जाएंगे और इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स मिलते हैं। Carbonates of other alkali metals do not decompose. Decomposition of lithium nitrate gives different products than the nitrate of other alkali metals. अब नीचे आपको यही जो सारी बात है इसी की इक्वेशंस दी हुई हैं कि इसका कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होगा। इसमें से आपको खाली इक्वेशंस भी पूछी जाती हैं पेपर में, आप पास्ट पेपर्स देखिए तो आपको ये इक्वेशंस आई होंगी उसमें, ठीक है। तो आपके पास इसको हीटअप करेंगे लिथियम कार्बोनेट को, तो आपको इसका लिथियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी, इसके नाइट्रेट के साथ भी वही आपको प्रोडक्ट मिल रही है। और ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये आगे इसकी भी नाइट्राइट जो है उसकी आगे आपके पास डिकम्पोजिशन से आपको उसकी प्रोडक्ट दी हुई है। लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड, हीट करेंगे तो क्या होगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा, एंड बट द अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। अब इसका हाइड्रोक्साइड जो उसको हीट अप करने से तो आपको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन दूसरी अल्कली मेटल जो है उसमें उनके हाइड्रोक्साइड ऐसा शो नहीं करते। अब आपने ना करना ये कि आप ना ये लिथियम का ये पेक्युलर बिहेवियर जो है ये एक ही पेज पे आप सारे लिख लीजिएगा ताकि आपके मिक्स ना हो। अच्छा, लिथियम का आगे हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने हीटअप किया, कितना हीटअप किया, स्ट्रांगली हीटअप किया, इतना कि ये क्या हो गया, रेड हॉट हो गया, तो ये लिथियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड देगा, जबकि बाकी जो मेंबर्स जो है इस ग्रुप के वो इस तरह से आपको जो है नाइट्राइड्स नहीं देते। लिथियम क्रोमाइड्स क्लोराइड हैज एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। नमक को आप बड़ी दफ़ा पानी में डालते हो, सोडियम क्लोराइड को, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। घर में आप करके देख लीजिएगा, स्टील के बर्तन में नमक चम्मच भर के डालें एक गिलास में तो टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिथियम क्लोराइड जो है इसको अगर पानी में आप डालेंगे तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड which is formed readily by direct reaction, जो किस तरह से बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन से, किसके, लिथियम और कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो हो जाता है लिथियम का पेक्युलर बिहेवियर। आगे आपके पास आ जाता है ब्रिलियम का पेक्युलर बिहेवियर। एक दिन में मैं आपको एक पेक्युलर बिहेवियर से ज़्यादा नहीं करवाती क्योंकि ये फिर आपके मिक्स हो जाएंगे। तो कल अब आपने ये सारा जो है आपने अच्छी तरह से इसको समझना है और कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो पेक्युलर बिहेवियर है इसको जो जर्नल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स है ना उसके साथ मिला के पढ़ें, ठीक है। तो आप जब उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ साथ साथ पता चलती जाएगी। एक तो आपको ये पता चलेगा कि जो बाकी मेटल्स हैं उनमें क्या ट्रेंड है, और इधर हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, लेकिन स्टिल आपके लिए जो है वो बेहतर होगा कि आप उसको उनके साथ भी मिला के पढ़ें, तो आपको याद करना जो है वो आसान होगा। आप देखें वही रिएक्शंस यहाँ पर दिए हुए जो हमने अभी ऊपर किए हैं, तो ये रेपिटेशन है,
ये आप एक दफ़ा देखिएगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह लेक्चर में भी कवर अप करेंगे कि किस तरह से बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनका ट्रेंड क्या है। हाँ, और वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या ट्रेंड है। अब आप देखेंगे लिथियम की बहुत सारी बातें अपने मेंबर्स के साथ तो डिसमैच कर रही होंगी, लेकिन यहाँ आके मैच कर रही होंगी। तो ये आप तीनों चीज़ें एक ही सिटिंग में अगर बैठ के आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, यानी आपसे मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि पेपर में मोस्टली जो मिक्सिंग हो जाती है वो इन्हीं बातों की वजह से होती है कि आपको ये नहीं समझ आती कि आपने एक सिटिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये आपने एक सिटिंग में आप कोशिश करेंगे कि उसके अपने ग्रुप का ट्रेंड, उसके नेक्स्ट यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ट्रेंड और लिथियम का पेक्युलर बिहेवियर, ये आपने एक साथ याद करने हैं ताकि आपको इसमें कंपैरिजन आ जाए और आपको सही तरह से समझ आ जाए कि आपने असल में इसको कैसे जो है वो अ, याद रखना है। अगर सवाल घुमा के भी पूछा जाए तो आप जो है उसको किस तरह से जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है।